हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक है रिफ्लेक्स क्रिस्टलन एम्पलीफायर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में टू कैविटी क्रिस्टलन एम्पलीफायर और मल्टी कैविटी क्रिस्टलन एम्पलीफायर के बारे में बताया था। तो रिफ्लेक्स क्रिस्टलन एम्पलीफायर भी क्रिस्टलन एम्पलीफायर का ही एक पार्ट है। टू कैविटी क्रिस्टलन एम्पलीफायर और मल्टी कैविटी क्रिस्टलन एम्पलीफायर और रिफ्लेक्स क्रिस्टलन एम्पलीफायर में डिफरेंस यह है कि उन प्रीवियस कैविटीज़ में जो हमने बताया था उन सभी कैविटीज़ में जो होती हैं दो या दो से अधिक कैविटियाँ होती हैं, और जबकि रिफ्लेक्स क्रिस्टलन एम्पलीफायर में केवल एक ही कैविटी होती है। तो इस तरह के एम्पलीफायर को सिंगल कैविटी क्रिस्टलन एम्पलीफायर भी कहते हैं। चूँकि इस एम्पलीफायर में केवल एक ही कैविटी होती है, इसलिए इस तरह के एम्पलीफायर में काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता है। अधिक फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए बेसिकली टू कैविटी या मल्टी कैविटी क्रिस्टलन एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। तो यह एम्पलीफायर लो फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल के पावर को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कैथोड है, एक कैविटी है, एक रिपेलर होता है। इसमें जो कैविटी जो एक होती है यही इनपुट कैविटी भी कहलाती है और यही आउटपुट कैविटी भी कहलाती है। इस कैविटी पे पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जिसके लिए इसमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने से यह कैविटी एक एनोड के रूप में कार्य करती है। इसमें जो रिपेलर होता है या इसमें जो रिपेलर इलेक्ट्रोड होता है, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। इसमें जो रिपेलर होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपील हो जाते हैं, जिससे या इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। जबकि प्रीवियस जो दो कैविटियाँ होती हैं, टू कैविटी या फिर मल्टी कैविटी, उस तरह के एम्पलीफायर में कलेक्टर होता है लास्ट एंड में, और उस कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते हैं। रिपेलर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ना करने के लिए ही यहाँ पे हाई डीसी वोल्टेज अप्लाई की जाती है। तो इस इलेक्ट्रोड पर जो डीसी वोल्टेज अप्लाई की गई है वीवी, यह वीवी वोल्टेज इस वीए वोल्टेज से काफ़ी अधिक होता है। अर्थात इस सिंगल कैविटी या इस रेजोनेंट कैविटी पर जो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है, इसके कंपैरिजन में रिपेलर पर अप्लाई किया गया नेगेटिव डीसी वोल्टेज काफ़ी अधिक होता है। इसमें जब कैथोड पर नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड जो होती है नेगेटिव पोटेंशियल से कॉमन के रूप में होती है, इसलिए इस कैथोड से नेगेटिव पोटेंशियल मिलने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और ये फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स या कंट्रोल ग्रिड से होते हुए रेजोनेंट कैविटी की तरफ जाते हैं। ये इन फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को एक लीनियर पाथ के रूप में मेंटेन करना। इन फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स पर हाईली नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर सीधे ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट ना होकर के शिफ्ट ना होकर के यह इलेक्ट्रॉन्स सीधे यहाँ से शिफ्ट होते हुए रेजोनेंट कैविटी की तरफ जाते हैं। इस कैविटी में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक अट्रैक्ट होते हैं। इस कैविटी में वह रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल दी जाती है जिसके पावर को इम्प्रूव करना होता है। तो जब इस कैविटी में कोई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड की जाती है और इसी कैविटी से आउटपुट सिग्नल भी ली जाती है, तो जब इसमें इनपुट सिग्नल कोई प्रोवाइड करते हैं तो यह इनपुट सिग्नल इसका वोल्टेज जो होता है वह इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को परिवर्तित कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकलकर सीधे इस कैविटी तक आते हैं, तो उस समय उन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड एक समान होती है, और इस कैविटी के बाहर निकलने पर इलेक्ट्रॉनों की स्पीड डिफरेंट हो जाती है, जिसे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यह भी एम्पलीफायर एक तरह से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जब कैथोड से कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जब इलेक्ट्रॉन इस कैविटी में आता है, तो यदि इस कैविटी में अप्लाई की गई रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल का वोल्टेज फेज अगर ज़ीरो चल रहा है, यानी कि उस समय वोल्टेज ज़ीरो मान है, तो उस समय यह रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाएगा किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स इस कैविटी से जब बाहर निकलते हैं तो एक बंचिंग प्रोसेस क्रिएट करते हैं। जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि यह इनपुट सिग्नल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल है, और इस रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन्स जो इनके फेज या वोल्टेज के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन्स जब कैथोड से इस कैविटी में आते हैं तो उनकी स्पीड्स में डिफरेंस आता है, यानी कि उनका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। जैसा कि इसमें ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ए बी एंड सी पॉइंट है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन यदि उसकी बात करें अगर कोई इलेक्ट्रॉन ए निकल रहा है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर इस कैविटी में आता है और उस समय इस रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल का जीरो फेज यानी जीरो वोल्टेज मान है, उस समय यह रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, और यह इलेक्ट्रॉन यानी कि यह इलेक्ट्रॉन इस कैविटी से बाहर निकलकर सीधे आगे रिपेलर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
चूँकि रिपेलर इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव पोटेंशियल है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और यह रिपेलर इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, जिससे यह प्रतिकर्षित होकर ये वापस रिटर्न बैक कैविटी की तरफ हो जाएगा। और जब कोई यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कैविटी की तरफ अगर आता है, इस कैविटी में आता है, तो उस समय यदि इस रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल जो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड की गई है, यदि उसका पॉजिटिव गोइंग वोल्टेज चल रहा है, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज मान है, यदि उस इलेक्ट्रॉन को सी मान ले, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन सी जिसका नाम सी है वह इस कैविटी में आ रहा है और उस समय इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव फेज चल रहा है, तो यह पॉजिटिव फोल्ड यानी पॉजिटिव वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन की को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड एक्सेलरेटेड हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाईली स्पीड से इस रिपेलर इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट होगा और यह इलेक्ट्रॉन प्रीवियस इलेक्ट्रॉन यानी ए वाले इलेक्ट्रॉन से काफ़ी अधिक दूर तक रिपेलर के पास पहुंचेगा, उसके बाद रिटर्न बैक हो जाएगा क्योंकि रिपेलर पर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट है यह 2 पॉइंट है, यह ए इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह 1 पॉइंट है, यह सी वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सी वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड एक्सेलरेटेड हो गई है, तो यह इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर रिपेलर के नज़दीक तक जाएगा, उसके बाद यह रिटर्न बैक होगा। जबकि ए वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वह अपने नॉर्मल वेलोसिटी से सी वाले इलेक्ट्रॉन से पहले ही अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा और इस रिपेलर के द्वारा रिपेल्ड होकर यह इस कैविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कैथोड से निकलकर इस कैविटी में आया है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बी मान लें, तो यह इलेक्ट्रॉन जब इस कैविटी में आता है तो इस कैविटी में आता है तो उस समय इस समय इस कैविटी में रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल का नेगेटिव फेज चल रहा है, तो यह नेगेटिव वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेगा, जिससे इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी और यह इलेक्ट्रॉन स्लो स्पीड के साथ इस कैविटी से बाहर निकलेगा और रिपेलर के द्वारा रिपेल होगा और यह इलेक्ट्रॉन रिपेलर के से काफ़ी पहले ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इस स्पीड से पहले इस इलेक्ट्रॉन सी वाले इलेक्ट्रॉन को इस कैविटी में मौजूद इनपुट सिग्नल के नेगेटिव वोल्टेज के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड रिटार्डेड हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्लो स्पीड के साथ बाहर निकलता है। और चूंकि रिपेलर पर नेगेटिव पोटेंशियल है, इसलिए रिपेलर पहले इसको प्रतिकर्षित कर देगा और यह रिटर्न बैक इस कैविटी की तरफ हो जाएगा। तो यह थर्ड पॉइंट जो है बी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार इस कैविटी से कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले या बाद में निकले, ए बी सी कोई भी इलेक्ट्रॉन निकले, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफ़ी स्लो होगी, जो कि रिपेलर से काफ़ी पहले ही रिपेल्ड होकर स्लो मोशन के साथ इस कैविटी में पहुंचेगा। देन उसके बाद यदि कोई इलेक्ट्रॉन ए आता है तो उसकी स्पीड थोड़ी फास्टर होती है, जो कि काफ़ी रिपेलर से काफ़ी थोड़ा दूरी रिपेलर की काफ़ी पास आकर के वहाँ से रिटर्न बैक होता है। इसकी स्पीड फास्ट होती है, जिससे यह ए वाला इलेक्ट्रॉन इस बी इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन सी आता है जिसकी स्पीड काफ़ी फास्टर हो गई है, फास्टेस्ट है, क्योंकि इस समय इनपुट सिग्नल इसको एक्सेलरेट कर देती है, तो यह इलेक्ट्रॉन रिपेलर के काफ़ी नज़दीक आता है। उसके बावजूद भी जब यह इस कैविटी की तरफ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड फास्टेस्ट होने की वजह से यह बी और ए दोनों इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा। तो इस प्रकार इस कैथोड से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब आता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इनपुट सिग्नल के फेज वोल्टेज मान के अनुसार इनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, किसी इलेक्ट्रॉन की कम, किसी की फास्टर, किसी की फास्टेस्ट हो जाती है। तो फाइनली जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस रिटर्न बैक होकर कैविटी में आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैच कर लेते हैं और इस कैविटी में बंचिंग प्रोसेस हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बंचिंग प्रोसेस इसमें क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार इस एम्पलीफायर में भी बंचिंग प्रोसेस होती है और यह बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए वापस इस कैविटी से बाहर की तरफ रिपेलर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इस प्रकार इस कैथोड से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस कैविटी के बाद जब ये रिटर्न बैक होते हैं तो इस कैविटी के अराउंड लगभग आसपास उनकी बंचिंग क्रिएशन हो जाता है और ये बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन वापस फिर से इस रिपेलर इलेक्ट्रोड के पास आते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे और इसके बाद ये रिटर्न बैक कैथोड की तरफ होंगे, तो कैथोड पर नेगेटिव पोटेंशियल मौजूद होने की वजह से यह नेगेटिव पोटेंशियल इन बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉनों को वापस रिटर्न कर देगा और ये फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल्ड होकर एनोड से अट्रैक्ट होते हुए और ये रिपेलर से रिपेल्ड होते हुए वापस इसमें रिटर्न बैक होंगे। तो यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। यहाँ से कैथोड से कैविटी तक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद बंच क्रिएटेड हो जाता है और इस प्रकार ये बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं। इस सिस्टम में बार बार एनर्जी रिलीज करने की वजह से यह एनर्जी
इस अप्लाई की गई इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड होती है, जिससे इस इनपुट सिग्नल का पावर काफ़ी बूस्ट होता है। तो इस प्रकार इस एम्पलीफायर में भी इनपुट अप्लाई की गई इनपुट सिग्नल के पावर को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की बंचिंग प्रोसेस ही रीजन होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स बंच बनाकर उनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि जब बंच बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, और ये जब लगातार इसमें कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं तो ये एनर्जी अपनी रिलीज़ करते हुए चलते रहते हैं, और जिससे ये एनर्जी इस इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड होती है जो इसमें इस कैविटी में प्रोवाइड की गई है। तो जहाँ तक पावर की रिक्वायरमेंट होती है, यदि वहाँ तक पावर इम्प्रूव हो चुका है इनपुट सिग्नल का, तो उस इनपुट सिग्नल को इसी कैविटी से वापस आउटपुट के रूप में ले लिया जाता है। चूँकि इस एम्पलीफायर में केवल एक ही कैविटी है और यह कैविटी इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसमें इसी कैविटी में इनपुट सिग्नल भी देते हैं, और जब जितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है यदि वहाँ तक उसकी पावर इम्प्रूव हो चुकी है, तो उसके बाद इसी कैविटी से आउटपुट सिग्नल रिसीव कर ली जाती है। तो इस प्रकार यह एम्पलीफायर काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें कैविटी सिंगल होती है और इनका कैथोड से रिपेरल इलेक्ट्रोड तक, क्योंकि रिपेरल इलेक्ट्रोड के पास भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो कैथोड से रिपेरल इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम होने की वजह से, प्लस इसमें एक ही कैविटी होने की वजह से यह एम्पलीफायर काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल के पावर को इम्प्रूव नहीं कर पाता है। तो यह एम्पलीफायर लो फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस एम्पलीफायर की यदि एफिशिएंसी की बात करें तो इस एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ये लगभग 23% होती है। तो यह काफ़ी लो एफिशिएंसी वाला एम्पलीफायर होता है। इस एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस को अगर देखें तो यह काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका जनरली इस्तेमाल लोकल ऑसिलेटर के रूप में या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर या रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल सोर्स के रूप में होता है। जहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल को क्रिएट करना हो या फिर उनकी लो पावर की सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर लोकल ऑसिलेटर के रूप में या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर के रूप में इस प्रकार के एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। लो फ्रिक्वेंसी रेंज की रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के सोर्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार यह एम्पलीफायर प्रीवियस दोनों एम्पलीफायर्स टू कैविटी क्रिस्टल एम्पलीफायर और मल्टी कैविटी क्रिस्टल एम्पलीफायर से कम एफिशिएंट होता है, और यह वीक फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल को के पावर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू।